वेलकम टू हेम शर्मा क्लासेस। पीडब्ल्यूडी का जो एसएएस पार्ट 1 में पेपर होता है उसमें डीएफआर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको आज डिस्कस करेंगे कि डीएफआर का चैप्टर 6 स्टोर्स और उसमें 6.38, 6.39 जो रूल दिए गए हैं डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल रूल। तो टूल्स एंड प्लांट इनका जनरल पार्ट हम डिस्कस करेंगे। टूल्स एंड प्लांट्स ऑफ ए डिवीजन आर ऑफ टू काइंड्स। ये दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल और दूसरा स्पेसिफिक। यानी कि जो नॉर्मल जनरल यूज के लिए हैं वो जनरल टी&पी टूल्स एंड प्लांट होता है, और पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए जो टी&पी को परचेज किया जाता है वो स्पेसिफिक टूल्स एंड प्लांट होते हैं। General or ordinary tools and plant, those required for the general use of the division, or specific tools and plants, those required not for general purposes but for a specific work, किसी एक specific work के लिए required होते हैं। और इनकी जो cost होती है जनरल एंड स्पेसिफिक की, तो जो माइनर हेड होता है टूल्स एंड प्लांट उसको चार्ज किया जाता है जनरल टी&पी को, लेकिन जो स्पेसिफिक टी&पी है वो वर्क कंसर्न को चार्ज की जाती है। तो कॉस्ट ऑफ द सप्लाई की हो, रिपेयर की बात हो, या फिर कैरीज ऑफ आर्टिकल यानी कि उन आर्टिकल्स का जो कैरीज माल भाड़ा जो लगता है, इनका जो खर्चा है कॉस्ट है ऑफ द क्लास ए में हमारी जनरल टी&पी इज चार्ज टू द माइनर हेड टूल्स एंड प्लांट्स। वो टूल्स एंड प्लांट्स के जो माइनर हेड उसको चार्ज करते हैं। वेर एज सिमिलर चार्जेज ऑफ क्लास बी में जो स्पेसिफिक टी&पी है आर बोर्न बाय द वर्क कंसर्न, तो वो वर्क कंसर्न को होती है। और इन दोनों केसेस में जो इनकी कॉस्ट चार्ज की जाती है, जैसे कि वर्क का एक्सपेंडिचर होता है उसका एस्टिमेट सैंक्शन करवाया जाता है, उसी प्रकार इनकी कॉस्ट को भी चार्ज किया जाता है। फर्नीचर इंक्लूडिंग टेबल फैंस एंड रेफ्रिजरेटर्स रिक्वायर्ड बाय द डिविजनल ऑफिसर के द्वारा जो भी फर्नीचर जिसमें टेबल फैन वगैरह भी शामिल हैं, एंड सब डिविजनल ऑफिसर्स ऑफ द पीडब्ल्यूडी या फिर सब डिविजन ऑफिसर के द्वारा रिक्वायर्ड हों, शुड बी डेबिटेड टू द कंटिजेंट ग्रांट ऑफ द ऑफिस कंसर्न। तो कंटिजेंट ग्रांट होता है ऑफिस कंसर्न का, वो उसमें से डेबिट किए जाते हैं। 6.40 रूल है। तो जब कभी भी न्यू सप्लाई है, रिपेयर है आर्टिकल का, तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के मामले में जो टी&पी है ये हमने माइनर हेड टी&पी के में चार्ज की थी, लेकिन एक डिफरेंस है कि स्पेशल ऑफिसेज के अगर बारे में बात करेंगे तो वहां पर ये कंटिजेंट चार्जेस ट्रीट किए जाते हैं। तो चार्जेस फॉर न्यू सप्लाईज of and repairs of articles for the class which in the case of executive officers are classified under the head टी&पी, वहां पर तो टी&पी में था, are treated as contingent charges etc in the case of special offices। स्पेशल ऑफिसेज में ये कंटिजेंट चार्जेस ट्रीट किए जाते हैं। एग्जाम्पल दिए हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, ड्राइंग मटेरियल है, कैंप इक्विपेज, मोटर कार्स एटसेट्रा। नेक्स्ट है 6.41 कि ये जो दोनों आर्टिकल हैं यानी कि जनरल एंड स्पेसिफिक टी&पी, इनका जो न्यूमेरिकल अकाउंट होता है, इनकी जो काउंटिंग गिनती का है उसका रिकॉर्ड अपडेट करते रहना चाहिए। टू बी केप्ट इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग रूल्स। उनके रूल्स क्या क्या हैं कि हर एक सब डिवीजन में इसका अकाउंट मेंटेन करना चाहिए। सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स बीइंग मेंटेन्ड इन ईच सब डिवीजन, और
डिवीजन में भी एंड वन इन द डिविजनल ऑफिस एक्सेप्ट व्हेन अदरवाइज ऑर्डर बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। जब तक कि कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा कुछ और ऑर्डर नहीं दिया जाता है, सब डिवीजन और डिवीजन में यह अकाउंट मेंटेन करना चाहिए। नोट दिया गया है, द रूल्स रिलेटिंग टू न्यूमेरिकल अकाउंट द टूल्स एंड प्लांट अप्लाई आल्सो टू इम्पेरिशेबल आर्टिकल्स। पेरिशेबल होता है जो खराब होने की प्रवृत्ति के होते हैं, इम्पेरिशेबल जो खराब होने की प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, ये वहां पर भी अप्लाई होते हैं, जैसे कि टाइपराइटर, फर्नीचर ऑफ रेस्ट हाउस है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड हॉस्पिटल फर्नीचर ऑफ कैनल डिस्पेंसरीज एटसेट्रा एटसेट्रा, whether acquired by charge to heads of the account other than tools and plants or received free of cost। भले ही ये आर्टिकल्स फ्री में मिले हों या फिर टूल्स एंड प्लांट्स के हेड के तहत ये चार्ज नहीं किए गए, यानी कि किसी दूसरे हेड के हों भले ही, तब भी ये रूल लागू होते हैं। द अकाउंट procedure prescribed in this section of tools and plant of the division offices need not be observed in special offices in respect of the articles referred to in rule 6.40। तो वहां पर जो जनरल टीएनपी एंड स्पेशल टीएनपी है, तो इनका अकाउंट का जो प्रोसीजर यहां पर बताया गया है टीएनपी के लिए, वो डिविजनल ऑफिस में जो फॉलो किया जाता है वो स्पेशल ऑफिसेज में ऑब्जर्व किया जाए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पर स्पेशल केसेस हैं, तो इस तरह का प्रोसीजर वो फॉलो करें ये जरूरत नहीं है। इन रिस्पेक्ट टू द आर्टिकल्स रेफर्ड इन रूल, जो ऊपर अभी आर्टिकल बताए थे। टीएनपी का जो रिसीट्स है और इश्यूज है, यानी कि जब वापस आते हैं या किसी को इश्यू किया गया है, जिस इंचार्ज होता है वो PWA-4 जो कि अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में आर्टिकल 96 में है, उसे यूज करते हैं ये रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए। अगर इस क्लास का कोई भी आर्टिकल ट्रांसफर किया जाता है डिविजनल ऑफिस में, तो जो ट्रांसफर है भले ही उसकी किसी भी प्रकार की कॉस्ट की एडजस्टमेंट ना करनी हो, फिर भी वो अकाउंटेंट जनरल को रिपोर्ट करना होता है। रूल 6.43 द अकाउंट्स ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स इश्यूड फॉर यूज बाय सबऑर्डिनेट ऑफ द सब डिवीजन, कि जो टीएनपी का अकाउंट जो इश्यू किया जाता है सबऑर्डिनेट के द्वारा सब डिवीजन और टेम्पररी लेंट और हायर्ड, या तो किसी सब डिवीजन को दिया गया है, टेम्पररी उधार में दिया है, किराए पर दिया है, यानी कि जब टीएनपी को कहीं पर भी दिया जाता है वो किराए पर हो सकती है, सब डिवीजन में हो सकती है, किसी लोकल बॉडीज को दिया गया हो या कहीं और दिया गया है, तो शुड बी स्पेशली रिव्यूड पीरियोडिकली, तो उसको पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए। एंड इट शुड बी सीन दैट द आर्टिकल्स आर रिटर्न्ड विदाउट अननेसेसरी डिले एंड इन गुड कंडीशन, कि वो बिना देरी के समय पर लौटाए भी जाएं और अच्छी हालत में हो, यानी कि इनकी जो मेंटेनेंस वगैरह है ये नहीं कि तोड़फोड़ करके वापस कर दी, कि जिस फिजिकल सिचुएशन में इनको होना चाहिए उस अच्छी कंडीशन में होंगे। और ये रूल जब रिपेयर के लिए कोई टीएनपी भेजी जाती है तो उसके लिए भी होता है, पूरा रिकॉर्ड अपडेट करना होता है। न्यूमेरिकल अकाउंट्स रूल 6.44 जो भी आर्टिकल रिसीव किए जाते हैं, जब कभी भी सप्लायर सामान देता है या हमने किसी को इश्यू किया है, तो जब सामान वापस आता है तो उसको एग्जामिन करना है, अच्छे से चेक करना है, काउंट करना है। तो जो भी रिकॉर्ड है, ट्रांजैक्शन हुई है, यानी कि रिसीव हुआ है, किसी को इश्यू किया है, तो उसमें जब रिसीव की बात करते हैं पहले हम बात करेंगे रिसीट्स की। तो टीएनपी जब कभी भी रिसीव की जाती है वो रिकॉर्ड करना है, जो कि DFR PW फॉर्म 12 होता है। तो यहां पर 12, 13 एंड 14 ये 3 फॉर्म यूज किए जाएंगे, रिसिप्ट, इश्यूड और आगे आप कंसोलिडेटेड करके 14 में भी करते हैं।
तो जब कभी भी वापस दिया जाता है सामान तो एक एक्नॉलेजमेंट दी जाती है जो सामान वापस करके गया है। तो ऑल आर्टिकल्स रिसीव्ड शुड बी एग्जामिन्ड एंड काउंटेड व्हेन डिलीवरी इज टेकन एंड द ट्रांजैक्शन शुड बी पोस्टेड इन द अकाउंट ऑफ रिसीट्स ऑफ द टीएनपी फॉर्म। तो जो भी ट्रांजैक्शन है उसको हम फॉर्म 12 में रिकॉर्ड करते हैं और जो सामान देकर गया है, टीएनपी लौटा कर गया है, उससे हम एक्नॉलेजमेंट देते हैं। सच एक्नॉलेजमेंट एज मे बी गिवन टू द पर्सन फ्रॉम हुम द आर्टिकल्स आर रिसीव्ड। और जो परचेज की जाती है सप्लायर से जब कभी भी टीएनपी आती है तो उस वक्त रिकॉर्ड ऑफ डिटेल्ड अकाउंट शुड इन द केस ऑफ परचेज फ्रॉम सप्लायर बी केप्ट इन द मेजरमेंट बुक। वो मेजरमेंट बुक में डिटेल्ड अकाउंट का रिकॉर्ड होगा। और जो डीएफआर पीडब्ल्यू 12 है जिसमें रिसिप्ट की हमने बात की थी, टीएनपी जब कभी भी आती है तो जब हमने कोई सामान इनिशियली यानी कि टीएनपी जब इनिशियली लिखी थी यानी कि उसका जो रिकॉर्ड है, और जब ये टीएनपी किसी को इश्यू की थी और वापस आती है तो चाहे भले ही वो बाहर किसी भी पर्पज से गई हो, जब वापस आती है तो ओरिजिनल जो एंट्री थी उसके सामने ही रेड इंक में रिकॉर्ड अपडेट करना चाहिए। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिसिट बैक ऑफ आर्टिकल्स लेंट और सेंट आउट शुड बी मेड इन रेड इंक विद ए रेफरेंस टू द ओरिजिनल एंट्रीज इन द अकाउंट ऑफ इश्यू ऑफ द टूल्स एंड प्लांट्स। तो जो इश्यू करते समय जो ओरिजिनल एंट्री है अकाउंट ऑफ इश्यू ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स, टीएनपी जब इश्यू की गई तो उसके अपोजिट मतलब बिल्कुल सामने रेड इंक में रिसीव्ड की एंट्री करेंगे। ये तो था रिसीट्स। अब बात करते हैं इश्यूज की। ये टीएनपी जब रिसीव करते हैं तो किसी को इश्यू की गई होगी तभी रिसीव करते हैं। तो इश्यू का बारे में बताया है रूल 6.45 कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है कोई आर्टिकल इश्यू करने की, उनको टीएनपी के लिए एक फॉर्म है 12 का हमने बात की थी कि जब कभी रिसीव करते हैं तब 13 है जब कभी भी इश्यू किया जाता है, तो रिसीव्ड इश्यूज। तो इस डीएफआर पीडब्ल्यू 13 में हम रिकॉर्ड अपडेट करते हैं, एंट्री को पोस्ट किया जाता है। और जब कभी भी टीएनपी इश्यू करते हैं तो रिसीव्ड के समय जो एक्नॉलेजमेंट की हमने बात की थी, तो इश्यू के समय पर भी एक्नॉलेजमेंट ऑब्टेन करना चाहिए कि ये टीएनपी जिसने ली है वो इनिशियल करेगा कि हाँ मैंने ये रिसीव की है। तो ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ इश्यूज इंक्लूडिंग दोज ऑफ आर्टिकल्स रेफर्ड इन द रूल 6.43 शुड बी पोस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ इश्यूज ऑफ टीएनपी। ये डीएफआर पीडब्ल्यू 13 फॉर्म है। हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं टीएनपी की इश्यूज की, एक्सेप्ट ये कहां कंडीशन बता दी कि कब नहीं करेंगे, इन द केस ऑफ कैश सेल्स। अगर वो कैश में बेच ही दी टीएनपी तो वहां पर उसका अब 13 जो फॉर्म है इसमें अपडेट नहीं करेंगे, पोस्ट नहीं करेंगे। अनस्टैम्प्ड बट dated acknowledgement must be obtained in support of all issues। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर को उधार में दी है या किसी और को काम करने के पर्पज से इशू किया है टीएनपी, तो उसका रिकॉर्ड हमें पोस्ट करना है फॉर्म 13 में। रजिस्टर ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स, अभी तक हमने देखा फॉर्म 12 में हम रिसीट की एंट्री करते हैं, फॉर्म 13 में इश्यूज की। अब इन दोनों की कंसोलिडेटेड बात करें कि हमारे पास 10 टीएनपी थे, अब इसमें से हमने 7 इश्यू कर रखे हैं, यानी कि 12 में रिसीव किए थे जब इनिशियली सप्लाई आई थी, या फिर किसी को इश्यू करने के बाद जब फिर वापस आती है टीएनपी। लेकिन अभी तक हमने 7 इश्यू कर रखी हैं, इसका मतलब 3 अभी भी हमारे पास बैलेंस हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होना चाहिए। तो रिसिप्ट का भी है, इश्यू किया वो, अब आती है आगे की बात। तो एक कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है जिसमें रिसिप्ट, इश्यूज और बैलेंस टीएनपी जो भी होती है, ये सब डिवीजन में डीएफआर पीडब्ल्यू 14 एक रजिस्टर है।
यानी कि हमारा PW14 जो फॉर्म है वहां पर इनकी कंसोलिडेटेड जो रिकॉर्ड है वो अपडेट किया जाता है। ए कंसोलिडेटेड अकाउंट ऑफ रिसीट्स, इश्यूज एंड बैलेंस शीट और TNP शुड बी मेंटेन्ड इन द सब डिविजनल ऑफिस इन द फॉर्म DFR PW14 रजिस्टर ऑफ TNP। तो ये अकाउंट जो होता है इसके भी एक समय अवधि है, उसके बाद इसे क्लोज करना होता है। तो दिस अकाउंट शुड बी फॉर द 12 मंथ्स, 12 महीने के लिए, और उस 12 महीने का जो समय है एंडिंग है वो सितंबर में है, यानी कि सितंबर में हम TNP का अकाउंट क्लोज करते हैं। जो कुछ है उसको कैरी फॉरवर्ड जो करना रहता है। तो जो भी ट्रांजैक्शन हुई है सितंबर तक उसका रिकॉर्ड अलग एक जगह रहेगा, फिर उसका जो अकाउंट है वो 12 मंथ्स का अलग हो जाएगा। आगे से हम अक्टूबर से फिर से एक नया अकाउंट ओपन करते हैं TNP का। तो यहां पर जो TNP है इसके पार्ट्स हैं। अभी हमने बात की थी कि रिसीट, इश्यूज और जो कंसोलिडेटेड इसका रिकॉर्ड अपडेट करते हैं रिसिप्ट्स एंड इश्यूज का। तो जो रिसिप्ट का है, इश्यूज का है, कंसोलिडेटेड में फिर पार्ट आते हैं। इनका कंसोलिडेट हम करेंगे रिसिप्ट एंड इश्यूज का, उसमें पार्ट आते हैं, पार्ट 1, 2 एंड 3। इसमें क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं कि हमने जो भी आर्टिकल रिसीव किए थे और फिर बाद में किसी को कॉन्ट्रैक्टर को भी इश्यू किया फिर वापस आ गया, तो आर्टिकल्स इन हैंड वो होते हैं हमारे पार्ट 1 में। अब फिर आता है पार्ट 2। कोई भी TNP जो हमने बाहर भेजी है वो उधार में दी है या रिपेयरिंग के लिए दी है, यानी कि अब वो हमारे पास डिपार्टमेंट में नहीं है, उसका रिकॉर्ड पार्ट 2 में हम अपडेट करते हैं। फिर इनमें से कभी गुम हो जाए, ठेकेदार कहता है कि जो गुम हो गया, तो वो जब तक या तो उसको लौटा नहीं देता है, नई खरीद कर दे या उसकी अमाउंट पे करेगा। तो जब तक उसकी सेटलमेंट नहीं होती है, कोई भी कमी थी, शॉर्टेज थी, तो वो रहती है पार्ट 3 में फॉर शॉर्टेजेस अवेटिंग एडजस्टमेंट, की अभी उसकी एडजस्टमेंट होनी बाकी है। तो ये 3 पार्ट होते हैं इसमें 14 में, रिसिप्ट 12, इश्यू 13 और हमारा कंसोलिडेटेड 14। तो पार्ट 1 जो रहता है, आर्टिकल शुड बी ग्रुप्ड अंडर द प्रेस्क्राइब्ड सब हेड। ये सब हेड दिए गए हैं, जैसे प्लांट्स एंड मशीनरी का फिक्स्ड है, मूवेबल है, इस प्रकार से। दूसरा है टूल्स, ये सब हेड दिए गए हैं। हैंड टूल्स फिक्स्ड मूवेबल रहेंगे। साइंटिफिक ऑपरेटर्स की अगर बात करेंगे तो उसमें साइंटिफिक, मैथमेटिकल, सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह सारे उस हेड के अंदर डाले जाएंगे। फर्नीचर का है, ऑफिस का, रेजिडेंशियल है, हॉस्पिटल के इक्विपमेंट में फर्नीचर, प्लांट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, लाइव स्टॉक है, मिसलेनियस, ये सब हेड वहां पर बनाए गए हैं, उन्हीं के अंडर रिकॉर्ड करना होता है। अभी तो ये लाइव स्टॉक नहीं है, पहले घोड़े वगैरह जो यूज होते थे, पशुधन। इन द पार्ट 2 एंट्रीज शुड बी मेड इन ए सेपरेट सेक्शन। पार्ट 2 की एंट्री है वो सेपरेट सेक्शन है, जो कॉन्ट्रैक्टर या दूसरे को दिया जाता है उसके हिसाब से, जिसको ये आइटम इशू किए गए हैं। और आउट ऑफ रिपेयर के लिए भी हैं, यानी कि रिपेयरिंग के लिए भेजा है तो भी वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। और पार्ट 3 का अगर यूज होता है तो वो जब कभी भी हमें शॉर्टेज का पता चलता है कि ये चीज गुम हो गई है या कमी हो गई है, तो उस प्रकार हम उसको पार्ट 3 में रिकॉर्ड करते हैं। 6.47 की कहता है कि जैसे ही सितंबर का महीना आता है, एज सुन एज द ट्रांजेक्शंस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, कि सितंबर के ट्रांजैक्शन है हैव बीन पोस्टेड, यानी कि हमारा ये एंडिंग मंथ था, लास्ट मंथ है, जो 12 महीने के हम रिकॉर्ड अपडेट करते हैं, उसमें हमारा सितंबर लास्ट मंथ है। इसकी जैसे ही एंट्री कर देंगे, द अकाउंट शुड बी क्लोज्ड, अकाउंट क्लोज कर देना चाहिए, एंड बैलेंस्ड, और बैलेंस करना है कि हमने जितनी रिसीव की थी, इशू की हैं, और बैलेंस जितनी भी हमारे पास हैं, क्या ये सब रिकॉर्ड मैच हो रहा है कि रिसीव्ड माइनस इशूड हमारा बैलेंस आ रहा है। तो ये बैलेंस एंड द क्लोजिंग बैलेंस शुड बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर्स रिटर्न। तो नेक्स्ट ईयर का आगे का हमारा जो ये टूल्स एंड प्लांट्स का रिकॉर्ड रहेगा
तो उसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कि इतनी बैलेंस है, इतनी रिसीव हुई थी, अभी इतनी इशू की गई है। ए सिमिलर रजिस्टर शुड बी मेंटेन्ड इन द डिविजनल ऑफिस। ये डिविजनल ऑफिस में भी ये रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए सेपरेटली फॉर ईच सब डिवीजन। हर एक सब डिवीजन के लिए डिवीजन में भी ये रजिस्टर अपडेट होना चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में। तो जैसे ही ये साल का अंत आएगा यानी कि सितंबर में क्लोजिंग होगी, तो डिविजनल ऑफिस भी हर एक सब डिवीजन का वो अपना वहां पर मेंटेन कर देगा कि वहां पर जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो रिकनसाइल करने हैं कि हमने जो भी कभी भी या उस सब डिवीजन में जो भी टीएनपी थी क्या वो उतनी वहां पर है। तो क्लोजिंग बैलेंसेस एज पर द रजिस्टर शुड बी रिकनसाइल विद दोज शोन इन द सब डिवीजन रजिस्टर। जो सब डिवीजन के रजिस्टर में टीएनपी है क्या वो यहाँ पर अभी जो बैलेंसेस वगैरह हैं उसके पास क्लोजिंग बैलेंस है, रिसीव कितनी हुई थी, इश्यू कितनी है, अब कितनी बची हुई है, क्या ये सब मैच कर रहा है, ये देखना होता है। तो डिविजनल ऑफिस में भी जो रिकॉर्ड अपडेट करना है उसको कंपिटेंट अथॉरिटी डिस्पेंस भी कर सकती है। कंपिटेंट अथॉरिटी में डिस्पेंस विद द मेंटेनेंस ऑफ द डिविजनल ऑफिस ऑफ द सेपरेट रजिस्टर। तो वो अकाउंटेंट जनरल से कंसल्ट करके ये किया जा सकता है। और जो रजिस्टर हैं टीएनपी के वो ऑडिट होने के लिए जाते हैं। तो जब कभी भी ये ऑडिट होने के लिए जाएंगे तो पुराना रजिस्टर क्लोज करके नया अकाउंट ओपन किया जाता है और जो पुराना अकाउंट क्लोज किया है वो अकाउंटेंट जनरल को भेज दिया जाता है। लेकिन अगर ये ऑडिट अगर लोकली होता है यानी कि लोकल में ही ऑडिट है तो एक ही रजिस्टर को आगे कई सालों तक भी चलाया जा सकता है। अगर ये ऑडिट लोकली है तो इट इज अननेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है कि नया रजिस्टर हर साल खोला जाए। तो वहां पर उस रजिस्टर को यूज किया जा सकता है फॉर 2 और 3 इयर्स और लॉन्गर। लेकिन जब कहीं ये बाहर जाए यानी कि सेंट्रली ऑडिट होता है तब इस रजिस्टर को हमें बाहर भेजना होगा तो एक नया रजिस्टर खोलना ही होता है, मजबूरी होती है। तो ओपनिंग ऑफ न्यू रजिस्टर एवरी ईयर कैन नॉट बी अवॉइडेड एज द ओल्ड रजिस्टर्स हैव टू बी क्लोज्ड एंड सबमिटेड टू द अकाउंटेंट जनरल। वो अकाउंटेंट जनरल को भेजे जाने हैं क्लोज करके। तो इसलिए लोकली अगर ऑडिट होता है तो एक नया रजिस्टर खोलने की जरूरत नहीं है, वही कंटिन्यू चल सकता है। लेकिन सेंट्रली अगर ऑडिट होता है तो हमें क्लोज करना होता है और वो सबमिट करना होता है, ओल्ड रजिस्टर अकाउंटेंट जनरल को भेजना होता है। अब बात करते हैं पेमेंट ऑफ स्प्लाइस की। जो भी स्प्लाई हुई है उसकी पेमेंट करनी कैसे होती है। तो रूल 6.49 कहता है कि जो भी 6.19 एंड 6.20 में जो भी तरीका बताया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है मैनर पेमेंट करने का, उस तरीके से पेमेंट की जाती है। तो पेमेंट्स फॉर टी&पी रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर्स एंड अदर सोर्सेज शुड बी मेड जनरली इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द स्टॉक रिसिप्ट्स इन रूल। उस रूल में बताया गया है। अगर उस रूल में पेमेंट करने में सक्षम नहीं होता है तो जो भी अरेंजमेंट हुए हैं यानी कि जो भी सप्लाई आई है, सप्लायर का जो बिल है, अगर डिपार्टमेंट चाहे तो कैश में या फिर रिजर्व बैंक ड्राफ्ट से भी पेमेंट कर सकता है। रिकवरीज के बारे में बात की, फॉर यूज ऑफ द टूल्स एंड प्लांट की, उसकी रिकवरी किस प्रकार की जाएगी। तो जब कभी भी टी&पी बाहर दी जाती है, किराए पर दी जाती है, तो वहां पर उसका जो किराया बनता है उसकी जो रिकवरी है समय समय पर कर लेनी चाहिए। तो 6.50 कहता है कि जो प्रोसीजर ऑब्जर्व किया जाता है, जो कॉस्ट है टी&पी की वो चार्ज की जाती है तो डिवीजन की या फिर जो टी&पी की जो कॉस्ट है उसकी जो कॉस्ट का अकाउंट है उसको एडजस्ट किया जाता है। तो दूसरी डिवीजन के बिहाफ में जब कभी भी काम कहीं और होता है तो जो प्रोसीजर ऑब्जर्व किया जाता है वो डिस्क्राइब किया गया है अपेंडिक्स 2 में। 6.51 की जो टी&पी लेंट आउट है, हायरिंग मतलब किराए पर दी गई है किसी लोकल बॉडीज को या ठेकेदार को, तो वहां पर जो भी चार्जेस बनते हैं वो पैराग्राफ 4.16 के आधार पर डिटरमाइन किए जाएंगे, पता किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा और वो
रेगुलरली रिकवर होने चाहिए। तो दीज शुड बी रिकवर्ड रेगुलरली when the tools and plants are lent or hired to the local bodies, contractors or others। 6.52 कहता है कि जब कभी भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर का जो टेंट वगैरह गवर्नमेंट टेंट्स हैं उनमें जो कैरीज लगी है यानी कि किराया जो लगा है, माल भाड़ा जो लगा है, उसको लाने ले जाने में जो भी खर्चा आया है तो उसकी होल कॉस्ट यानी कि पूरी जो कीमत है बिलोंगिंग टू द एग्जीक्यूटिव एंड रेवेन्यू ऑफिसर्स शुड बी डेबिटेड टू टूल्स एंड प्लांट। वो T&P को ही डेबिट करेंगे, भले ही वो होली और पार्टली प्राइवेट पर्पज के लिए यूज की गई हो। तो इसमें रिकवरी की जाएगी रूल नंबर 2.39 के हिसाब से, जो कि ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स हैं। और सेल्स एंड ट्रांसफर्स कि जब कभी भी सेल कर दिया जाए या T&P को दूसरी डिवीजन में ट्रांसफर कर दिया जाए तो सेल करेंगे तो जो भी पेमेंट आएगी वो देखना है कि समय पर आई या नहीं। अगर समय पर नहीं आती है तो फिर उसको मिसलेनियस PW एडवांस में दिखाया जाता है, वहां पर यह ट्रांसफर करवा लिया जाता है। The sub-divisional officer is responsible when tools and plants are disposed of by the sale or otherwise with the sanction of proper authority। proper authority के साथ में सेल किया जाए या दूसरे तरीके से कि वो डिस्पोज ऑफ की गई हैं तो जो भी अमाउंट रिकवर करनी होती है रिकवरेबल है पार्टीज कंसर्न यानी कि जिसको बेचा गया है, जितनी जल्दी हो सके उसे रिकवर करना है। अगर अमाउंट एक महीने में रिकवर नहीं होती है, विद इन द मंथ अगर नहीं होती है, इन विच द आर्टिकल्स आर डिलीवर्ड, जिस महीने में डिलीवर किए गए हैं अगर उसी महीने में नहीं होती है रिकवरी अमाउंट की, तो इट शुड बी डेबिटेड टू द मिसलेनियस PW एडवांसेस एज ए सेल ट्रांजैक्शन बाय द इश्यू ऑफ ए ट्रांसफर एंट्री। कि वो सेल हो गई है उसकी ट्रांसफर एंट्री दिखाई जाएगी, इश्यू ऑफ ए ट्रांसफर एंट्री। अब वो डेबिट किया जाएगा मिसलेनियस PW एडवांसेस। तो सेल ट्रांजैक्शन है तो पैसा अगर आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज इस प्रकार से उसे शो किया जाता है। नेक्स्ट है 6.54। एक तो ये जब बेच दिया गया, दूसरा हो सकता है किसी दूसरी डिवीजन को भी ट्रांसफर कर दी गई हो T&P। तो जब कभी भी T&P ट्रांसफर की जाती है दूसरी डिवीजन को या डिपार्टमेंट को, सब डिविजनल ऑफिसर शुड नॉट इन्फॉर्म DFR PW 13। तो इशू का हमने बात की थी कि 12, 13 एंड 14 हमारे T&P के ये 3 फॉर्म है, रिसिप्ट का 12, इशू का 13। तो यहां पर इशू की गई है ये कि दूसरे डिपार्टमेंट को दे दी गई है, दूसरी डिवीजन को दे दी गई है, तो PW 13 में रेड इंक में नोट किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। जस्ट बिलो द एंट्रीज ऑफ क्वांटिटीज द वैल्यूज, कि जो भी क्वांटिटीज हैं द वैल्यूज देयरफॉर, और उनकी जो वैल्यू है उनके जस्ट नीचे रेड इंक में किया जाएगा। तो ये सेक्शन 9 है चैप्टर 3 अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 का, उसके तहत ये सब किया जाता है। द नेसेसरी एडजस्टमेंट विल बी अफेक्टेड बाय द डिविजनल ऑफिसर, कि फिर और कोई जो एडजस्टमेंट करनी है वो फिर बाद में डिवीजन ऑफिसर के द्वारा की जाएगी। 6.55 कि जो फोरगोइंग रूल्स हैं कि जो भी T&P है उसका ट्रांसफर करना है या उसकी एडजस्टमेंट करनी है, उसके कंसर्न अगर फोरगोइंग की बात है रूल की, तो वो क्या है? इक्वली टू स्पेशल टूल्स एंड प्लांट जो अप्लाई होते हैं स्पेशल T&P पर। इसका जिक्र क्यों आया? क्योंकि जो स्पेशल T&P है वो किसी पर्टिकुलर जो वर्क कंसर्न होता है वो उसी को चार्ज की जाती है, तो वो उसी काम के लिए ही स्पेशली रिक्वायर्ड थी, तो कॉस्ट ऑफ विच वाज चार्ज टू ए वर्क और प्रोजेक्ट।
जो कि एक पर्टिकुलर वर्क के और जो प्रोजेक्ट है उसी को चार्ज की गई थी। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या बता दी फिर उसमें, दैट द आर्टिकल आर एक्चुअली डिस्पोज्ड ऑफ बाय द सेल और ट्रांसफर ऑन ए वैल्यूएशन टू अनदर डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट को जो ट्रांसफर किया गया है, डिस्पोज ऑफ की गई है, माध्यम सेल हो या नॉर्मल ट्रांसफर किया गया है, तो वो वैल्यूएशन पर, ये कंडीशन बताई है कि वो वैल्यूएशन पर ही ट्रांसफर होंगे। दैट द आर्टिकल्स आर एक्चुअली डिस्पोज्ड ऑफ बाय द सेल और ट्रांसफर ऑन ए वैल्यूएशन टू अनदर डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट, ये कंडीशन एक बताई। दूसरी कि जब आर्टिकल ट्रांसफर किए जाते हैं दूसरे वर्क पर या प्रोजेक्ट पर, उसी डिवीजन में हो या दूसरी डिवीजन में, विद इन द स्टेट, तो वो जो एक्चुअली उनकी इमीडिएटली रिक्वायरमेंट थी किसी भी वर्क पर, किसी भी प्रोजेक्ट पर, और वो प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा सैंक्शन थी, और ट्रांसफर वैल्यू हैज बीन डिटरमाइंड बाय प्रॉपर अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद द एनी रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो जो प्रॉपर अथॉरिटी होती है उसका सैंक्शन हो, और उसी के हिसाब से उसकी जो वैल्यूएशन की जाती है, जो रूल प्रिस्क्राइब किए गए हैं, क्योंकि वैल्यू का डिटर्मिनेशन करना, डिटरमाइन करना, पता लगाना, कैलकुलेट करना, ये जरूरी है कि कितनी वैल्यू वहां पर ट्रांसफर उस वर्क या जहां पर भी ट्रांसफर की गई है, प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर की गई है। तो ये कंडीशंस हैं। इट इज not permissible to write back the cost of the special tools and plants in anticipation of the possibility of the articles being utilized to another work or project at some distant date। क्या अलग डिस्टेंट डेट जो होती है वहां पर जो टीएनपी है कि ये टीएनपी इस वर्क के लिए हमें आज रिक्वायर्ड है, हमने परचेज की है, तो ये नहीं कह सकते कि ये टीएनपी आने वाले भविष्य में, यानी कि एंटिसिपेट आप ये नहीं कह सकते कि ये वहां पर भी यूज हो जाएगी, वहां पर भी यूज हो जाएगी। तो इट इज नॉट परमिजिबल टू राइट बैक द कॉस्ट ऑफ स्पेशल टूल्स एंड प्लांट्स। तो स्पेशल टूल्स एंड प्लांट्स की जो भी कॉस्ट है उसको यहाँ पर ऐसे परमिजिबल नहीं किया गया है कि राइट बैक कि यहाँ पर ऐसे ऐसे यूज हो जाएंगी, इस वर्क को हम इतना चार्ज कर देते हैं, फिर बाद में बाकी वर्क पर चार्ज कर लेंगे। तो ये फिक्स नहीं होता है, भविष्यवाणी पहले ऐसे नहीं की जा सकती है। और कोई भी जो अकाउंट वहां पर जो न्यूमेरिकल है, यानी कि उसकी जो क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल अकाउंट है, तो उसमें से कोई भी आइटम, आर्टिकल रिमूव नहीं किया जा सकता टू विच द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल्स आर डेबिटेड हैव बीन क्लोज्ड अंटिल दे आर एक्चुअली सोल्ड और ट्रांसफर्ड, कि जब तक ये एक्चुअली ट्रांसफर या सेल नहीं की जाए तब तक कोई भी आर्टिकल वहां से रिमूव नहीं किया जा सकता। और दे हैविंग बिकम अनसर्विसेबल देयर राइट ऑफ इज सैंक्शन, या फिर वो अनसर्विसेबल हो गया और उसको जो राइट ऑफ करना था उसके लिए सैंक्शन मिल गया है, तब ये न्यूमेरिकल अकाउंट से, यानी कि इनकी जो गिनती है, काउंटिंग है, तब वो आर्टिकल वहां से रिमूव किया जा सकता है, जब तक कि प्रॉपर सैंक्शनिंग से राइट ऑफ अनसर्विसेबल होने पर, या कहीं पर जो एक्चुअल में उसको सेल कर दिया गया हो या ट्रांसफर कर दिया गया हो, तभी रिमूव करेंगे, अदरवाइज वहां से उस अकाउंट से रिमूव नहीं कर सकते। वेरिफिकेशन की बात करें तो वेरीफाई करना होता है कि जो भी आर्टिकल थे, रिसीव किए गए थे, वो वहां पर हैं या नहीं। अगर कम है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो जो कुछ इश्यू किया जाता है वो DFR PW 13 में होता है, तो वहां पर क्वांटिटी का कॉलम में अगर कोई भी कमी मिलती है तो इश्यूड वाले कॉलम में रेड इंक एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है डेफिसिट आइटम को, जो कम आइटम है, डेफिशिएंसी को वहां पर रिकॉर्ड करते हैं रेड इंक में। लेकिन जो क्वांटिटी का कॉलम है, क्वांटिटी वाले में हम कुछ भी मेंशन नहीं करते हैं। तो रूल 6.56, रूल 6.35 रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक, ये वेरिफिकेशन ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स विद द एक्सेप्शन दैट व्हेन एनी आर्टिकल्स आर फाउंड डेफिशिएंट, जब कभी भी कोई भी आर्टिकल कम मिलता है तो डेफिशिएंसी का है वो शुड बी मेड इन रेड इंक, वो रेड इंक में हम उसका रिकॉर्ड करते हैं। इन द अकाउंट ऑफ इश्यूज, इश्यू कहाँ करते हैं? DFR 13 में। विदाउट मेकिंग एनी एंट्रीज इन द क्वांटिटी कॉलम, अभी हमने बात की थी कि क्वांटिटी कॉलम में हम कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन जो इश्यूज
का अकाउंट है वहां पर हम रेड इंक में उसकी एंट्री करते हैं। क्वांटिटी वाले कॉलम में कुछ भी नहीं लिखा जाता है, सो दैट द आर्टिकल्स में कंटिन्यू। तो वो फिर आर्टिकल वहीं पर बोर्न रहता है, उसी रिकॉर्ड में रहता है। अब रेड एंट्री जो की है रेड इंक में, इससे पता चल जाता है कि ये आइटम है, ये अभी नहीं अवेलेबल है। तो टूल्स एंड प्लान्स अंटिल द लॉस इज एडजस्टेड, कि वो गुम हो चुका है आइटम, उसी की हमने रेड इंक में एंट्री की है। और ये तब तक रहेगा जब तक कि ये एडजस्ट ना कर दिया जाए, या तो उसकी रिकवरी कर ली जाए जिसने गुम किया है, या फिर उसको राइट ऑफ करने की सैंक्शन अगर मिल जाती है तब ये वहां से आउट हो सकता है। तब तक ये अवेटिंग रहेगा, रेड इंक में एंट्री रहेगी। रेक्टिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की, जो ये अकाउंट मेंटेन किया जाता है, टीएनपी का रिकॉर्ड अपडेट होता है, अगर उसमें गलतियां हो तो रेक्टिफाई कैसे किया जाता है, रिमूव करना है किसी आर्टिकल को। तो 6.57 क्लेरिकल एरर्स इन द न्यूमेरिकल अकाउंट्स शुड बी डील्ड विद द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 6.18, कि वहां पर जो रूल बताए गए हैं उस प्रकार से उसे न्यूमेरिकल अकाउंट का जो क्लेरिकल मिस्टेक हुई है वो डील करना चाहिए उस प्रकार से जो कि 6.18 में बताया गया है। फॉर स्टॉक अकाउंट्स एक्सेप्ट दैट नो ट्रांसफर एंट्रीज विल बी नेसेसरी, जहां पर कोई स्टॉक एंट्री की जो ट्रांसफर करनी है वो ना हो, यानी कि ट्रांसफर एंट्री जरूरत ना हो। अब बात करते हैं डिस्क्रिपेंसीज कि अगर कमियां मिलती हैं तो डिस्क्रिपेंसी इन क्वांटिटीज, या तो क्वांटिटी में गलती हो जाए या फिर लॉस हो जाए, शुड बी डील्ड विद एज अंडर। क्या क्या तरीका बताया गया है कि जब कभी भी ये पता चलता है कि वो लॉस हो चुकी है टीएनपी, तो वो डेफिशिएंसी ट्रीट की जाएगी। व्हेन दे आर नोटिस हो जाती है कभी भी, एक्शन शुड बी टेकन, एक्शन लेना है एज इंडिकेटेड इन रूल 6.56, की वो रेड इंक में एंट्री करते हैं इश्यूज वाले में। और फिर हमारा जो PW14 है उसमें हम लिखते हैं रिसीव्ड एंड इश्यूड वाला जो फॉर्म है वो अपडेट होता है, उसी को देखकर हम DFR PW14 अपडेट करते हैं। तो जो भी डेफिशिएंसी है शुड बी रजिस्टर्ड इन पार्ट 3। पार्ट 3 में अब वहां पर डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम होते हैं पार्ट 3 में। तो जब कभी भी कमी मिलती है तो डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड कर देते हैं अंडर डेबिट्स एंड देयर क्लियरेंस शुड बी वाच्ड, कि जब क्लियर होगा वो देखते रहना है कि जैसे ही आइटम आ जाएगा। तो जैसे ही आर्टिकल कोई सरप्लस अगर होता है, ऐसी सिचुएशन में जब गुम हुआ था तो डेबिट साइड में लिखा था, और जब कभी भी आइटम सरप्लस हो जाता है तो वो डिपार्टमेंट का रेवेन्यू हो जाता है, यानी कि वो आर्टिकल जैसे कि नया खरीदा गया हो, उसी प्रकार हम पार्ट 1 में रिसीट साइड में ले लेते हैं। सरप्लस विल बी ट्रीटेड एज रिसीट इन द पार्ट 1 एंड विल देयरफॉर रिक्वायर नो फर्दर एक्शन। आगे कोई एक्शन की जरूरत नहीं है, जैसे नया सामान आता है, टीएनपी आई है, नया आर्टिकल आया है, उसी प्रकार से ट्रीट करके उसको पार्ट 1 में अपडेट कर देते हैं कि हमारे पास एक टीएनपी और आ गई है। अब सी कहता है कि डेफिशिएंसी अगर रिकवरी या किसी भी दूसरे माध्यम से एडजस्टमेंट जो भी होगी, कि कहीं से लाकर वो दूसरा आइटम दे दिया उसी प्रकार का, तो जो डेफिशिएंसी गुड इन काइंड हो जाती है, मेड इन गुड इन काइंड, रिसिप्ट प्राप्ति हो जाती है या फिर रिकवरी हो जाती है, तो वो शोन इन द अकाउंट ऑफ रिसिप्ट्स PW12, तो वहां पर वो रिसीव दिखाई जाएंगी 12 फॉर्म में, विदाउट मेकिंग एनी एंट्री इन द क्वांटिटी कॉलम, क्योंकि क्वांटिटी तो ऑलरेडी हमारे पास थी, ये तो कमी हुई थी, तो वो आइटम हमारे पास नहीं था, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में उस आइटम की क्वांटिटी तो ऑलरेडी थी। इसलिए अब जब कभी भी रिसिप्ट, रिकवरी या मेड गुड इन काइंड होता है, यानी कि वो चीज वापस एडजस्ट करके ला दी जाती है, तो उस प्रकार उसमें हम क्वांटिटी जो कॉलम है वहां पर कोई भी एंट्री नहीं करते हैं। लेकिन रिसीव किया है तो वहां पर, क्योंकि जब हमने लॉसेज का रिकॉर्ड अपडेट किया था, तो अब रिसीव करते समय PW12 में उसे एंट्री करेंगे, क्वांटिटी कॉलम को छोड़कर उसमें कुछ नहीं लिखेंगे। और जब ये पोस्टिंग DFR PW14 में कंसोलिडेटेड में की जाएगी, तो जो आर्टिकल रिसीव हुआ है वो अब पार्ट 1 में, यानी कि फॉर्म 14 के पार्ट 1 में जो रिसिप्ट का है उसमें एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास क्वांटिटी पहले ही थी।
बी टेकन विद ए सुटेबल रिमार्क्स डायरेक्ट टू पार्ट 3 अंडर क्रेडिट्स, क्योंकि जब हमने लॉस की एंट्री की थी तब डेबिट किया था यहां पर, और अगर ये वापस आ जाता है तो अब इसकी रिवर्स एंट्री क्रेडिट साइड में भी करेंगे। जब लॉस दिखाया था तो डेबिट साइड में, अब वापस एडजस्टमेंट करके या रिसीव हो गया है या रिकवरी उसने कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा दे दिया है तो अब क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, यानी कि दोनों तरफ से हिसाब किताब बराबर हो जाता है। जो टीएनपी हमारी गुम थी अब वो गुम नहीं है, उसकी रिकवरी हो चुकी है। इफ द डेफिशिएंसीज आर मेड गुड बाय द रिकवरी ऑफ द कॉस्ट, या तो कॉस्ट मिल जाए यानी कि उसकी पैसा मिल जाए, कीमत मिल जाए, या फिर राइट ऑफ कर दी जाए। इज सैंक्शनड द आर्टिकल्स शुड बी शोन एज इश्यूड इन द अकाउंट ऑफ इश्यूज, इश्यूज वाले अकाउंट में उसे फिर शो करना पड़ता है PW13 में विद ए सुटेबल रिमार्क। अब एक्चुअल में तो वो किसी को इश्यू नहीं की गई है टीएनपी, लेकिन जब उसकी रिकवरी हो चुकी है और वो आइटम हमारे पास नहीं है, क्योंकि जब कैश आया है तो वो आइटम तो हमारा रिकवर नहीं हुआ, मेक इन गुड इन काइंड है। अगर उसके बदले में दूसरा सामान हमें मिल गया तब तो फिजिकली वो हमारे पास है, हमारी क्वांटिटी वहां पर अवेलेबल है, लेकिन उसको राइट ऑफ कर दिया जाए यानी कि फिजिकली हमारे पास ना आए लेकिन वो रिकॉर्ड से हटानी हो, या फिर कॉस्ट मिल जाए कॉन्ट्रैक्टर या जिसने भी टीएनपी ली थी, तो ऐसी सिचुएशन में सुटेबल रिमार्क के साथ में हम इशू दिखाते हैं। एंड व्हेन दिस एंट्री इज transcribed into the register 14, it should not only be entered in part 1 of the ordinary way but also entered with a suitable remarks in part 3। अब जो केस सी बताया था कि जो डेबिट और क्रेडिट वाली बात की थी कि आउटस्टैंडिंग अगर है तो वहां पर जो डेबिट है और पैसे में रिकवरी हो जाती है तो क्रेडिट साइड में भी उसका हिसाब किताब बराबर करना होता है। उसका जो डेबिट है आउटस्टैंडिंग है अभी तक पूरा नहीं हुआ था उसे भी क्लियर किया जाता है, तो वो 14 का जो पार्ट 3 है वहां पर ये एंट्री की जाती है। तो अथॉरिटी टू राइट ऑफ शुड बी ऑब्टेन ऑन ए सर्वे रिपोर्ट इन फॉर्म DFR 15, कि जो भी राइट ऑफ किया जाएगा उसके लिए पहले सर्वे रिपोर्ट बनेगी जो कि DFR PW14 फॉर्म में होगी। तो ये TNP के बारे में हमने डिस्कस किया। आपका डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल रूल में टूल्स एंड प्लांट के बारे में जो भी रूल्स दिए गए हैं वो हमने डिस्कस किए, जो आपके एग्जाम पर्पज से कि कौन सा पॉइंट आपसे पूछा जाए तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको लिखना क्या है, सॉल्यूशन किस प्रकार तैयार करना है, वो डिस्कस किया।